हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस की प्रैक्टिस और आज की आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। जो लोग भी अभी तक जो आपकी प्रैक्टिस सेट 16 तक हुई है, अगर नहीं आपने देखा है तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। चैनल पर आप जाएँगे, आपको न्यूट्रिशन साइंस प्रैक्टिस सेट 2025 के नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा। वहाँ पर आपको सारी प्रैक्टिस सेट जो न्यूट्रिशन साइंस की हुई हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएँगी। ठीक? चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और उम्मीद है कि आप पेन और नोटबुक तो लेकर बैठे ही होंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, जुकाम, टॉन्सिल्स, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा में होने वाला ज्वर कैसा ज्वर होता है? क्या ये तीव्र ज्वर होता है? क्या ये सामान्य ज्वर होता है? क्या ये दीर्घकालीन ज्वर होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पता होगा आपको कि जो जुकाम हो गया, टॉन्सिल्स हो गए, निमोनिया हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, इन सब में जो बुखार होता है, ज्वर होता है, वो ज्वर तीव्र ज्वर होता है। ठीक? कल भी इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है रोग के जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कणिकाएं करती हैं? आपको पता है कि आपके रक्त में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं। एक आपका होता है श्वेत रक्त कणिकाएँ, एक होता है आपका लाल रक्त कणिकाएँ जिसे हम डब्ल्यूबीसी और आरबीसी कहते हैं, साथ ही साथ आपका प्लेटलेट्स होता है। तो ये आपके शरीर में रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं। लेकिन आपसे जो पूछा जा रहा है, वो ये पूछा जा रहा है कि रोग के जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य निम्नलिखित में से कौन-सी रक्त कणिकाएँ करती हैं? क्या डब्ल्यूबीसी करता है? क्या लाल यानी कि आरबीसी करता है या फिर प्लेटिनम करता है? तो हमें पता है कि रोगाणुओं को या रोग के जो जीवाणु हैं, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएँ यानी कि डब्ल्यूबीसी के द्वारा किया जाता है। ठीक? आप ये बताएँगे कि जो डब्ल्यूबीसी है, इसका जीवन काल कितना होता है? साथ ही साथ अगर आरबीसी के जीवन काल के बारे में बताते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हालाँकि ये सारी चीज़ें अभी एक बार आप और पढ़ेंगे। कब? जब हम फिजियोलॉजी की प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमें एक बार फिजियोलॉजी के प्रैक्टिस करने हैं। कुछ टॉपिक आपके फिजियोलॉजी के ऐसे होते हैं जो कि आपके टीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं और पीजीटी के लिए तो पूरा फिजियोलॉजी ही इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहा है टाइफाइड में सामान्य से कितना गुना प्रोटीन की मात्रा देनी चाहिए? मतलब अगर टाइफाइड किसी को हुआ है तो उसे सामान्य से कितना गुना अधिक प्रोटीन देना चाहिए? 2 गुना देना चाहिए, 5 गुना देना चाहिए, 3 गुना देना चाहिए या फिर सामान्य रखना चाहिए? तो ध्यान रखेंगे, अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो टाइफाइड को हम सामान्य से 3 गुना अधिक प्रोटीन देते हैं। ठीक? चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है टाइफाइड में किस खनिज लवण की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? जब किसी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ होता है तो हमें उसे कौन सा मिनरल सबसे अधिक मात्रा में देना चाहिए? क्या कैल्शियम देना चाहिए, आयोडीन देना चाहिए, मैग्नीशिया देना चाहिए या फिर आयरन देना चाहिए? तो टाइफाइड में आपको लोहे की अधिक आवश्यकता होती है, लोहे को हमें अधिक मात्रा में देना चाहिए। अच्छा, लोहे की बात यहाँ पर हमने की, तो लोहे की कमी से, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया का नाम एक बार ज़रूर लिखिएगा। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है क्षय रोग में किस प्रकार ज्वर होता है? क्षय रोग, क्षय रोग को ही हम राज्य यक्ष्मा के नाम से जानते हैं।
इसी को ही हम टीबी कहते हैं। इसी का एक नाम तपेदिक भी होता है। ठीक? तो क्षय रोग, यक्ष्मा यानी कि राजयक्ष्मा और साथ ही साथ आपका तपेदिक, टीबी, चाहे जो बोला जाए, आपको ध्यान रखना है कि ये सारे एक ही मतलब एक ही रोग के नाम हैं। अब आपको बताना है कि जो क्षय रोग में ज्वर होता है, तो उसमें कौन-सा ज्वर होता है? क्या ये दीर्घकालीन ज्वर होता है, अल्पकालीन ज्वर होता है, सामान्य ज्वर होता है या फिर उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखेंगे, जो क्षय रोग होता है, क्षय रोग में होने वाला जो क्षय रोग में होने वाला जो ज्वर होता है, वो दीर्घकालीन होता है। अगर किसी व्यक्ति को क्षय रोग है, तो उसे दीर्घकालीन ज्वर रहेगा, उसका वेट काफ़ी तेज़ी से लॉस होगा, साथ ही साथ उसे थकान बहुत होगी और साथ ही साथ और क्या लक्षण हो सकते हैं, काफ़ी लक्षण हमने आपको बता रखे हैं। साथ ही साथ उसको बुखार रहेगा, थकान बहुत होगी, थोड़ा-सा भी वो काम करेगा थक जाएगा, खाँसी उसको लगातार आती रहेगी और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्षय रोग में प्रभावित होने वाला अंग है। तो ध्यान रखेंगे कि क्षय रोग में प्रभावित होने वाला जो अंग है वो है आपका फेफड़ा। ठीक? चलिए, ये हमारे फेफड़े को हानि पहुँचाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्षय रोग द्वारा शरीर का कौन-सा भाग प्रभावित होता है? ये देखिए वही क्वेश्चन आपका जो अभी-अभी हमने आपसे पूछा कि क्षय रोग के द्वारा शरीर का कौन-सा भाग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। क्या होता है? फेफड़ा आपका प्रभावित होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। पहले जब क्षय रोग हो जाता था लोगों को, तब उतनी सुविधाएँ नहीं थी, उतनी दवाइयाँ नहीं थी, लोग मर भी जाते थे। लेकिन अभी आपको पता है कि दवाइयाँ हो गई हैं, तो क्षय रोग से व्यक्ति मरता नहीं है। बस उसको समय से इलाज करवाना है और रेगुलर उसको अपनी दवा लेते रहना है। ठीक? चलिए, क्षय रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? जो टीबी होती है, वो किस बैक्टीरिया के कारण होती है? क्या क्लोस्ट्रिडियम होता है? क्या साल्मोनेला होता है? क्या ट्यूबरकुलर होता है? या फिर आपका बेलकाई होता है? तो अगर यहाँ तो हम बता रहे हैं कि क्षय रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है, बट एक बार आप टीबी का फुल फॉर्म बताइए, क्या है? ट्यूबरकुलर। ट्यूबरकुलर क्या है? ये क्षय रोग जो जिस बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है, वो होता है आपका ट्यूबरकुलर। ज़रा एक बार ये बताएँगे कि जो टीबी के लिए जो टीका लगवाया जाता है या टीका लगाया जाता है, उसकी खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है तपेदिक के रोगी के आहार में किसकी अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए? अगर कोई तपेदिक का पेशेंट है, तो उसके आहार में आप कौन-सी प्रोटीन की मात्रा अधिक नहीं लेंगे या अधिक मात्रा में हमें उसको नहीं देना चाहिए? एक होता है आपका कार्बोज, दूसरा है आपका प्रोटीन, तीसरा है आपका वसा और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि तपेदिक के रोगी को हमें कार्बोज देना चाहिए, साथ ही साथ हमें उसे प्रोटीन अधिक मात्रा में देना चाहिए। लेकिन हमें उसे वसा अधिक मात्रा में नहीं देना है। इनफैक्ट हम वसा बहुत अधिक मात्रा में किसी को भी नहीं देते हैं। एक जो सामान्य व्यक्ति होता है, उसे भी हम वसा अधिक मात्रा में नहीं देते हैं। हाँ, कार्बोज बढ़ा देंगे, प्रोटीन बढ़ा देंगे, मिनरल्स जैसे किसी मिनरल्स की कमी है तो उसको हम बढ़ा देंगे, बट हम वसा आपने ऐसा कोई रोग या फिर ऐसी कोई अवस्था नहीं देखी जिसमें हमें वसा अधिक मात्रा में देना हो। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है तपेदिक रोगी की आहार तालिका में डॉट 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 क्या और ऊर्जा की अधिक मात्रा होनी चाहिए? मतलब जो एक तपेदिक रोगी है, उसके आहार में ऊर्जा के साथ-साथ आप और क्या चीज़ अधिक मात्रा में देंगे? जो अभी-अभी आपने क्वेश्चन किया, बस वही क्वेश्चन है।
क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो गया है, पूछने का तरीका चेंज हो गया है, लेकिन पूछा आपसे वही जा रहा है, वही ऑप्शन आपके सही होंगे। क्या? अभी आपने जो लास्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 8 देखा, उसमें हमने यही तो देखा कि हमें जो तपेदिक का रोगी है, उसे वसा अधिक मात्रा में नहीं देना है। देना क्या है? कार्बोज और प्रोटीन। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पर भी वही पूछ रहा है कि तपेदिक के रोगी को ऊर्जा तो हम अधिक मात्रा में देंगे ही देंगे, लेकिन उसके साथ में और कौन-सा एक पोषक तत्व है जिसको हम अधिक मात्रा में देंगे? तो वो है क्या आपका? वो आपका प्रोटीन है, ना कि खनिज और रेशे, ये नहीं है। क्या है आपका? वो प्रोटीन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, कब्ज का प्रकार नहीं है। इसमें से कौन-सा कब्ज का प्रकार नहीं है? कई तरीके के कब्ज होते रहते हैं व्यक्ति के शरीर में। अब आपको बताना है कि कौन-सा कब्ज का तरीका नहीं है। क्या मरोड़ वाला कब्ज नहीं है? मनोवैज्ञानिक कब्ज नहीं है? निरंतर मलबद्धता कब्ज नहीं है? या सामाजिक कब्ज नहीं है? तो ध्यान रखिएगा कि मरोड़ वाला कब्ज, मनोवैज्ञानिक कब्ज और निरंतर मलबद्धता कब्ज, ये तीनों होते हैं, बट ये सामाजिक कब्ज कोई कब्ज नहीं होता है। कब्ज का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं, और कब्ज से रिलेटेड कल भी हमने चीजों को पढ़ा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा है, अतिसार का कारण है। अगर किसी व्यक्ति को अतिसार हो रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कारण कौन सा नहीं है? सॉरी, ये आप देखिएगा, कौन सा कारण नहीं है? क्या संक्रमण नहीं है? जल जीव नहीं है? रासायनिक पदार्थ नहीं है? या फिर विषाक्त जीवाणु नहीं है? तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जो ये अतिसार का कारण है, वो संक्रमण भी होता है, साथ ही साथ रासायनिक पदार्थ भी होते हैं और विषाक्त जीवाणु भी होते हैं। लेकिन जो जल जीव होते हैं, हम इनको अतिसार का कारण नहीं बोल सकते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है, अतिसार का प्रकार है। इनमें से कौन-सा अतिसार, जैसे अभी आपने देखा कब्ज का प्रकार, तो वैसे ही आपका अतिसार का भी प्रकार होता है। कौन-सा है? क्या सामान्य अतिसार होता है? विशिष्ट अतिसार होता है? विशेष खाद्य पदार्थों से होने वाला अतिसार है? या फिर उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखेंगे, ये तीनों ही अतिसार के प्रकार हैं। अब चाहे हम सामान्य अतिसार की बात करें, चाहे हम विशिष्ट अतिसार की बात करें, या हम विशेष खाद्य पदार्थों में होने वाले अतिसार की बात करें, ये सभी के सभी आपके अतिसार के ही प्रकार होते हैं। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा है, अतिसार का प्रकार नहीं है। अभी अभी आपने देखा अतिसार का प्रकार। अब आपको बताना है कि अतिसार का प्रकार कौन सा नहीं है। विशेष खाद्य पदार्थों से होने वाला अतिसार, या फिर अधिक तीव्रता तथा कम अवधि वाला अतिसार, कम तीव्रता तथा अधिक अवधि वाला अतिसार, या फिर विशिष्ट आहार। आपको पता है कि ये तीनों, ऊपर के जो तीनों दिए गए हैं, चाहे विशेष खाद्य पदार्थों से होने वाला अतिसार हो, चाहे अधिक तीव्र तथा कम अवधि वाला अतिसार हो, या फिर कम तीव्र और अधिक अवधि वाला अतिसार हो, ये तीनों ही अतिसार के प्रकार होते हैं। लेकिन विशिष्ट आहार ये अतिसार थोड़ी ना है, ये तो आहार है, विशिष्ट आहार। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा है, अतिसार का प्रमुख कारण है। क्या है? संक्रमण है, विषाक्त जीवाणु हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, या तीनों हैं? तो आपको पता है ना, अभी ऐसे ही आपने एक क्वेश्चन और देखा था, जिसमें हमने देखा था अतिसार का कारण नहीं है, तो उसमें एक आपका था जलजीव, हमने उसको अलग किया था। बाकी ये तीनों आपके अतिसार के कारण हैं, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक? चलिए, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा है, अतिसार पौष्टिक तत्वों की डॉट डॉट डॉट
के कारण होता है। किसके कारण? न्यूनता के कारण, अधिकता के कारण, समानता के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तब जब जब हम पौष्टिक अतिसार पौष्टिक तत्वों के जो न्यूनता के कारण होता है। क्यों होता है? अगर आप पौष्टिक तत्व की न्यूनता है तो अतिसार हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है न्यून भार की स्थिति कब उत्पन्न होती है? उपवास में, भोज्य पदार्थों के गलत चुनाव में, गंभीर रोगों में या फिर उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे जो न्यून भार है वो आपका कब उत्पन्न होता है? जब आप उपवास रखते हैं। आप लंबे समय तक उपवास रखिए, देखिए आपका भार न्यून हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप गलत भोज्य पदार्थों का चुनाव कर रहे हैं तो इससे भी आपका न्यून भार होगा। आप खाए जा रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन उसमें पौष्टिक तत्व कुछ नहीं है। पौष्टिक तत्व कुछ नहीं है तो आपके शरीर में लगेगा नहीं और आपको हो जाएगा न्यून भार। साथ ही साथ कोई गंभीर रोग हो, जैसे अभी हमने टीबी की बात की थी, तो टीबी अगर किसी व्यक्ति को होता है तो उसके वेट में गिरावट आती है। बट हाँ, कभी-कभी केस अलग हो जाते हैं, हो सकता है कि वेट ना गिरे, कोई और कारण हो, मतलब कोई और सिम्पटम दिख सकता है आपको, तो इस बात को थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। बट कोई आपको अगर गंभीर रोग है, तो ऐसी स्थिति में भी न्यून भार होने की संभावना रहती है या न्यून भार हो ही जाता है। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्या कह रहा है? किस ग्रंथि से निकलने वाले रस के अधिक श्रावण से व्यक्ति दुर्बल हो जाता है? मतलब अगर आपका ऐसा कौन सा ग्रंथि है जिससे निकलने वाला रस के अधिक श्रावण से व्यक्ति दुर्बल हो जाता है? क्या थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले, या पीयूष ग्रंथि से निकलता है, या फिर एड्रिनल ग्रंथि से, या फिर पैराथायराइड ग्रंथि से? तो अगर आपके थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो रस है, एक बार आप हमें ये बताएँगे कि थायराइड ग्रंथि से कौन-सा रस निकलता है, क्या निकलता है? ठीक? अगर थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो रस है, वो अधिक मात्रा में निकल रहा है, तो व्यक्ति दुर्बल हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक? चलिए, दुर्बल यानी कि कमज़ोर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किस प्रकार का भोजन ग्रहण करने से व्यक्ति न्यून भार का हो जाता है? अगर व्यक्ति संतुलित आहार ग्रहण करता है, अगर व्यक्ति असंतुलित आहार ग्रहण करता है, अगर व्यक्ति पर्याप्त आहार ग्रहण करता है या फिर सभी। तो अगर कोई व्यक्ति संतुलित आहार ग्रहण करेगा, पर्याप्त आहार ग्रहण करेगा, तो वो न्यून भार का कैसे होगा? होगा तब जब वो असंतुलित आहार ग्रहण करेगा, तो वो न्यून भार का होगा। ठीक? असंतुलित आहार मतलब उसे उसके शरीर में जिन पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट जितनी है उतनी नहीं ले रहा है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? न्यून भार से ग्रसित हो जाएगा। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। न्यून भार का कारण है आवश्यकता से कम ग्रहण करना। क्या? अगर कैलोरी आवश्यकता से कम ग्रहण कर रहे हैं, प्रोटीन कम ग्रहण कर रहे हैं, विटामिन अगर कम ग्रहण कर रहे हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें से एक हमें चुनना है। तो जब आप कैलोरी आवश्यकता से कम लेंगे तो आपका ये न्यून भार होगा। क्योंकि प्रोटीन का काम होता है आपके शरीर में टूट-फूट की मरम्मत करना, और जो विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं, इनका कार्य होता है कि ये सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो आपका राइट हो जाएगा कैलोरी। न्यून भार का कारण क्या होता है? आवश्यकता से कम कैलोरी जब व्यक्ति ग्रहण करता है, तो वो न्यून भार से ग्रसित हो जाता है। ठीक? आप ये बताएँगे हमें कि आपके शारीरिक भार से कितना प्रतिशत अगर कम होता है तो हम उसे न्यून भार कहेंगे, और कितना प्रतिशत अगर बढ़ता है तो हम उसे अधिक भार कहेंगे। ठीक? मोटापा अलग है, अधिक भार अलग है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। मध्य आयु में लोगों में वृद्धि होती है, किसमें होती है? यकृत में, आंत में, न्यून
भार में, मोटापा में। तो अमूमन आपने देखा होगा जब लोग मध्यम आयु वर्ग में होते हैं तो उनके किसकी वृद्धि होती है? तो अक्सर व्यक्ति मोटा हो जाता है, मोटापे में वृद्धि होती है, ठीक? आपने अक्सर देखा होगा जब लोग एक मध्यम आयु में पहुँचते हैं, तो वो मोटे हो जाते हैं। अब बुढ़ापे में थोड़ी ना मोटे होंगे एकदम, या बच्चे हैं तब भी आपने वो अलग केस होता है कि बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या खान-पान है उनका, वो अलग की चीज़ है, वो मोटे होते हैं। लेकिन जब एक एज आती है, मिडल एज होती है, जो मध्य एज होती है, जो मध्य आयु होती है, उसमें व्यक्ति के मोटापे में वृद्धि होती है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब ये जो मोटापा हो रहा है, मोटापे का क्या कारण नहीं है? क्या आयु व लिंग नहीं है, धर्म नहीं है, आर्थिक स्तर नहीं है या अधिक भोजन ग्रहण करना नहीं है? तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि आयु अभी-अभी हमने देखा कि मध्य आयु में पहुंचकर लोगों में मोटापा बढ़ता है। तो ये तो मोटापे का कारण है आयु। लिंग, लिंग भी एक तरह से मोटापे का कारण है क्योंकि आप देखेंगे जो जैसे जो महिलाएँ होती हैं, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा वो ज़्यादा मोटी होती हैं। क्योंकि एक तो गर्भावस्था की वजह से भी हो जाते हैं। दूसरे वो जो तमाम प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियों का अगर सेवन करती हैं तो उससे भी मोटापा बढ़ता है या तमाम प्रकार की जो दवाइयाँ खाती हैं महिलाएँ उससे भी उनका वेट बढ़ता है। साथ ही साथ आर्थिक स्तर, अगर आपके पास पैसा बहुत है, अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आप अधिक चीज़ों को खाएँगे। मतलब जैसे एक जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, तो बस वो पेट भर भोजन करेगा मतलब जिससे उसकी रोज़ी-रोटी चल जाए, उसको इतना मिल रहा है, तो वो शारीरिक मेहनत भी कर रहा है, साथ ही साथ उसको खाने को भी कम मिल रहा है, तो वो मोटा नहीं होगा। हाँ, अगर उसको ठीक-ठाक खाने को मिल रहा है, मेहनत भी कर रहा है, तो वो मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो उसके पास पैसा ज़्यादा है और वो आर्थिक रूप से संपन्न है और वो कार्य नहीं कर रहा है, शारीरिक कार्य नहीं कर रहा है, खाने पे कंट्रोल नहीं रख रहा है, तो मोटा होगा ही होगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो आर्थिक स्थिति भी आपके मोटापे का कारण बनता है। लेकिन अगर अधिक भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो लाज़मी है कि आप मोटे होंगे। मतलब आप शारीरिक कार्य नहीं कर रहे हैं, भोजन आप अधिक ग्रहण करते जा रहे हैं, आपकी जो कैलोरी है, वो बर्न ही नहीं हो रही है, आप लिए जा रहे हैं, तो मोटे होना स्वाभाविक है। बचा आपका धर्म, तो धर्म का मोटापे से कोई लेन-देन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि हिंदू है तो मोटा होगा, मुस्लिम है तो मोटा होगा या ईसाई है, कोई भी मतलब एक्स, वाई, जेड कोई भी धर्म है तो धर्म से मोटापे का कोई लेन-देन ही नहीं होता है। धर्म आपके मोटापे का कारण नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो वो आहार में क्या नहीं लेगा? वसा नहीं लेगा, विटामिन नहीं लेगा, प्रोटीन नहीं लेगा या फिर खनिज लवण नहीं लेगा। तो ध्यान रखेंगे मोटे व्यक्तियों को हम वसा नहीं देते हैं या उनको वसा बहुत कम कर देना चाहिए। इनफैक्ट मोटे ही नहीं, जैसे कोई मधुमेह का रोगी है, हृदय का रोगी है, यकृत का रोगी है, किडनी का रोगी है, तो इन सब के लिए हमें फैट की मात्रा कम कर देनी चाहिए। साथ ही साथ जब हम खनिज की बात करते हैं, तो यहाँ पर मोटे व्यक्ति से पूछा गया है, इसका राइट आंसर तो आपका हो गया क्या? आपका राइट आंसर हो गया वसा। लेकिन ये भी आप ध्यान रखिएगा जैसे जो विटामिन होता है, विटामिन हो गया हमें अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। मोटे व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए और थोड़ा-सा फिजिकल एक्सरसाइज भी करना चाहिए। खनिज लवण की अगर हम बात करें, तो खनिज लवण में जो आपका सोडियम होता है, सोडियम हम जैसे जो हृदय रोगी हैं, मधुमेह रोगी हैं या हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर कोई व्यक्ति रोगी नहीं है, तो एक ऐज के बाद मतलब जैसे प्रौढ़ावस्था बीतने के बाद व्यक्ति को नमक कम कर देना चाहिए। वैसे भी हम लोग को भी नमक कम ही करना चाहिए। तो धीरे-धीरे व्यक्ति को नमक की मात्रा कम करनी चाहिए, नमक भी कम मात्रा में लेना चाहिए। हालाँकि हमसे यहाँ पर मोटापे की बात की गई थी, तो मोटे व्यक्तियों को हम वसा की मात्रा नहीं देते हैं। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23।
मोटापे का कारण है, अगर कोई व्यक्ति मोटा हो रहा है तो क्या कारण है? भोजन संबंधी आदतें, वंशानुक्रम, कम शारीरिक परिश्रम, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है ना कि मोटापे के ये सारे कारण हैं। भोजन संबंधी आदतें, हम हमारी भोजन संबंधी आदतें क्या हैं? हम समय-समय से खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमें क्या पसंद है और हम क्या खा रहे हैं और हमें क्या खाना चाहिए। तीनों चीज़ अलग है। एक हमें क्या पसंद है, दूसरा हम क्या खा रहे हैं, तीसरा हमें क्या खाना चाहिए, ठीक? और एक होता है आपका वंशानुक्रम। आपने देखा होगा कि जैसे अगर माता-पिता मोटे हैं, तो बच्चे भी मोटे हो जाते हैं, तो ये होता है आपका वंशानुक्रम। कम शारीरिक परिश्रम, खा रहे हैं आप अधिक, शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं कम, कैलोरी ले रहे हैं बहुत, बर्न हो रही है बहुत कम, तो क्या होगा? मोटापा ही तो होगा। तो ये सारे तीनों के तीनों कारण होते हैं। साथ ही साथ आपने अभी-अभी देखा था कि आयु, लिंग, अ, आर्थिक स्थिति, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं, मतलब मोटा होने का कारण होती हैं। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मोटे व्यक्तियों को आहार में भोज्य पदार्थ अधिक लेना चाहिए। जो मोटे व्यक्ति हैं, उनको आहार में क्या चीज़ अधिक लेना चाहिए? फल लेना चाहिए, हरी सब्जियाँ लेना चाहिए, रेशेदार पदार्थ लेना चाहिए या उपरोक्त सभी? तो अगर जो मोटे व्यक्ति हैं, उनको तो वसा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ आप जब खाना खाने जा रहे हों, तो खाना खाने से पहले आपको रेशेदार पदार्थ, फल हो गया, सलाद हो गए, ये सारी चीज़ें अधिक मात्रा में खा लेनी है ताकि जो आप रोटी खाएँ और जो आप खाना खाएँ ना, जिसमें कैलोरी ज़्यादा होती है, वो चीज़ें आप बिल्कुल थोड़ा-सा खाएँ। तो प्रोटीन आपको ज़्यादा मिल जाएगा, विटामिन आपको ज़्यादा मिल जाएगा और फल, हरी सब्जियाँ, रेशेदार खाद्य पदार्थ जो हो गए, इन सबको खाने से आपका पेट भी भर जाएगा, ठीक? तो हमें ये सारे खाद्य पदार्थ अपने आहार में शामिल करना चाहिए, जो व्यक्ति मोटा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, मोटे व्यक्तियों को अपने शारीरिक भार कम करने के लिए कितनी कैलोरी का भोजन कम लेना चाहिए? क्या उसे 10,000 कैलोरी कम लेना चाहिए? 2,000 कैलोरी कम लेना चाहिए? 5,000 कैलोरी कम लेना चाहिए? या फिर 1,000 कैलोरी कम लेना चाहिए? तो ध्यान रखेंगे कि जो मोटे व्यक्ति हैं, उनको अपने शरीर का भार जो है वो कम करने के लिए 1,000 कैलोरी का भोजन कम लेना चाहिए। मतलब अगर आप 3,000 कैलोरी ले रहे हैं, तो आपको 2,000 ही कैलोरी लेना है, अगर आपको अपने शरीर का वज़न घटाना है उसके लिए। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अभी-अभी ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, उसी से रिलेटेड है आपका। शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 10% बढ़ जाता है? क्या मोटापा होने पर, अधिक भार होने पर, न्यून भार होने पर या फिर आपका अल्प भार में? तो जो आपके शरीर की कौन-सी स्थिति है जब आपके शरीर का जो भार है, जो वेट है, वो 10% बढ़ जाता है, या हम ऐसा कहें कि जो आपके शरीर का भार एक्चुअल होना चाहिए, उससे जब 10% अधिक बढ़ जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अधिक भार के नाम से जानते हैं। ज़रा एक बार बताना कि अगर 20% सॉरी, अगर जो है आपका कितना प्रतिशत बढ़ेगा तो हम उसे मोटापा कहेंगे। मोटापा और अधिक भार अलग-अलग हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% घट जाता है? मतलब कि आपको बताना है जो आपके शरीर की जितना भार होना चाहिए उससे जब 20% घट जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? क्या उसे हम मोटापा कहते हैं? क्या उसे हम अधिक भार कहते हैं? क्या उसे हम न्यून भार कहते हैं? या उसे हम अल्प भार कहते हैं? तो जब 20% घट जाता है, तो वो आपका अल्प भार की श्रेणी में आता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, मोटापे के पीड़ित व्यक्ति को किस
विटामिन का अधिक सेवन करना चाहिए? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर कोई व्यक्ति, जैसे अभी आपका जो दीर्घ पोषक तत्व थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनमें से पूछते तो आप कह देते कि वसा को हमें हटा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन से विटामिन अधिक मात्रा में लेना चाहिए। तो जो एक मोटा व्यक्ति है, मोटे व्यक्ति को विटामिन सी की मात्रा अधिक लेना चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। रक्तहीनता का रोग अधिकतर होता है, किसको होता है? क्या गर्भवती स्त्रियों को होता है? क्या धात्री स्त्रियों को होता है? या बच्चों को होता है? या उपरोक्त सभी को होता है? तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि रक्तहीनता का जो रोग होता है वो इन तीनों में, चाहे गर्भवती महिलाएं हों, चाहे आपकी धात्री माताएं हों या फिर बच्चे हों, तो इन सब में हमें जो रक्तहीनता का रोग है वो देखने को मिलता है। ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है रक्तहीनता की स्थिति में लाल रक्त कणों की संख्या क्या असर पड़ता है? कम हो जाती है, बढ़ जाती है, समान रहती है या फिर उपरोक्त सभी? तो जब हम बात करते हैं किसी को एनीमिया हुआ है, तो एनीमिया की स्थिति में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स हैं आपके, उनकी संख्या में घटोतरी होती है। वो संख्या क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 31 को देखने से पहले जरा 2 क्वेश्चन पीछे चलते हैं। शायद मैंने कुछ गलत किया है, एक बार हम चेक करते हैं। कहाँ गया आपका? ये भी नहीं है, ये। ये थोड़ा-सा आप देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 27 था आपका, इसमें हमने देखा कि शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार जो है आवश्यकता से 20% घट जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा-सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। ये घटने का नहीं, बढ़ने की बात है, ठीक? आप इसे थोड़ा-सा देखें, अगर घटने की बात करेगा, तो ये आपका सही होगा। अगर घटने की बात की जाएगी, तो ये आपका सही होगा, लेकिन अगर बढ़ने की बात की जाएगी, यहाँ पर बढ़ना, जो अभी मैंने ऊपर पहला ये वाला क्वेश्चन देखा था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 26 था कि शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 10% बढ़ता है? तो आपने कहा अधिभार। लेकिन बस इसी के साथ मुझे आपको मोटापा के बारे में बताना था, तो मैंने यहाँ पर 20% आपका बढ़ाया और ऑप्शन आपका वही है कि शरीर की किस स्थिति में ये आपका जो शरीर का भार है 20% घटता नहीं बल्कि बढ़ जाता है, तो वो हो जाता है आपका मोटापा। यानी कि मोटापा होने पर मतलब जब आपके शरीर का जो भार है वो आवश्यकता से 20% बढ़ जा रहा है, तब हम उसे मोटापा की श्रेणी में रखेंगे। ठीक। बाकी अंडरवेट कब होता है? जब 10 से 20% डाउन हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे थे हम। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है लौह जनित रक्तहीनता हो जाती है किसकी कमी से? क्या विटामिन की कमी से होता है? क्या हीमोग्लोबिन की कमी से होता है? क्या कैलोरी की कमी से होता है? या फिर प्रोटीन की कमी से होता है? तो ध्यान रखेंगे कि जो लौह जनित रक्तहीनता होता है वो होता है आपका हीमोग्लोबिन की कमी से। और आपको हीमोग्लोबिन का मतलब पता है, हीम मतलब क्या है? लोहा है, ग्लोबिन आपका क्या है? प्रोटीन है। और ये आपका एक संयुक्त प्रोटीन का उदाहरण होता है, क्या? हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। प्राणसी रक्तहीनता के लक्षण हैं, क्या हैं? पाचन का बिगड़ना, भूख कम लगना, मुंह का स्वाद कड़वा होना या फिर उपरोक्त सभी? तो हमें पता है कि जो प्राणसी रक्तहीनता है, इसमें एक तो आपके पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाते हैं, बिगड़ जाता है। साथ पाचन क्रिया जो होती है वो बिगड़ जाती है।
साथ ही साथ भूख में कमी आ जाती है, मुँह का जो स्वाद होता है वो कड़वा हो जाता है। यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। प्रराशि रक्तहीनता में नष्ट हो जाती हैं क्या? क्या आपकी जो हड्डियां हैं वो नष्ट हो जाएंगी? जिगर जिगर जो है आपका वो नष्ट हो जाएगा? अस्थि मज्जा जो है वो नष्ट हो जाएगा या फिर मांसपेशियां आपकी नष्ट हो जाएंगी? तो जो प्रवासी रक्तहीनता है, प्रवासी रक्तहीनता में जो आपके अस्थि मज्जा होती है, अस्थि मज्जा नष्ट हो जाती है। और आपको पता है कि रक्त बनने का कार्य जो आपके आरबीसीज कहाँ बनते हैं, तो बनते हैं आपके अस्थि मज्जा में। अच्छा, आप एक बार बताएंगे कि किस अवस्था में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो यकृत में बनते हैं? एक बार आप हमें जरूर बताइएगा कि वो किस अवस्था में बनते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है रक्तहीनता के लक्षण हैं क्या हैं? आंखों की झिल्ली पीली दिखाई देना, कमजोरी महसूस होना, सांस फूलना या फिर उपरोक्त सभी? तो ये तीनों के तीनों रक्तहीनता के लक्षण हैं। अगर किसी व्यक्ति में रक्तहीनता है तो उसके आँखों की झिल्ली पीली दिखाई देगी। इनफैक्ट आप नाखून दबाकर देखते हैं तब भी आपको पीला दिखाई देता है। साथ ही साथ उसको बहुत कमज़ोरी होगी, थोड़ा-सा भी काम करने पर बहुत थकान महसूस होगा, थक जाएगा बहुत जल्दी। और साथ ही साथ उसमें थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन भी आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ-साथ साँस फूलना, अगर वो थोड़ा-सा भी दौड़ देता है या थोड़ा-सा कोई काम लगातार कर देता है या थोड़ा तेज़ी-तेज़ी चल देता है, तो उसकी साँसें फूलने लगती हैं। मतलब ये तीनों के तीनों लक्षण होते हैं, साथ ही साथ हमने आपको 1-2 लक्षण और बता दिए। तो ये सारे रक्तहीनता के ही लक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। एक तो आपने लक्षण देख लिया, अब आप बताएँगे कारण कि किसी व्यक्ति को रक्तहीनता कब होता है? रक्त में कमी होने पर, रक्त के उत्पादन में कमी होने पर, अधिक रक्तस्राव होने पर या फिर उपरोक्त सभी। तो आपने देखा है एनीमिया क्यों होता है, रक्तहीनता क्यों होता है? जब आपके शरीर में रक्त की कमी होती है। मतलब अब रक्त की कमी कैसे भी हो सकता है, या तो आपके शरीर में रक्त बन नहीं रहा है या फिर रक्त का स्राव अधिक हो गया है। रक्त का स्राव जैसे डिलीवरी के टाइम पर ज़्यादा रक्तस्राव हो जाए, या मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो, या फिर आप कोई किसी दुर्घटना हो जाए, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसमें आपका बहुत ज़्यादा रक्त निकल जाए, तो इन सभी स्थितियों में रक्तहीनता हो जाती है। यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में औसत रक्त होता है। चलिए बताइए, आपके शरीर में कितना रक्त है? 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, 60, 65 कितना लीटर है? तो अगर हम एक सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं, औसत बात की जा रही है, ठीक? तो उसके शरीर में क्या 2 लीटर रक्त होता है? क्या 4 लीटर रक्त होता है? 5 लीटर होता है या 10 लीटर होता है? तो हमने पढ़ रखा है ना कि एक सामान्य जो व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति के शरीर में औसतन आपका 5 लीटर रक्त पाया जाता है। कितना होता है? 5 लीटर रक्त पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन पहले आप ये बताइए कि हमारे शरीर में एक, अगर महिला की बात करें और एक पुरुष की बात करें, तो हीमोग्लोबिन कितना होता है? कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? आप एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँगे, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। प्रवासी रक्तहीनता में सुधार करने हेतु आहार में सम्मिलित करना चाहिए। रक्तहीनता हुई है, यानी कि आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है, रक्त की कमी हो गई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि हमें ऐसे भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना है जहाँ से आपको आयरन की मात्रा अच्छी खासी मिल सके, लौह तत्व आपको अच्छी खासी मात्रा में मिल सके। तो क्या कलेजी से मिलेगा, अंडे से मिलेगा, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलेगा या फिर उपरोक्त सभी?
तो ध्यान रखेंगे कि अगर प्रवासी रक्तहीनता हुआ है, उसमें सुधार के लिए आप इन सभी खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करेंगे आहार में, चाहे कलेजी हो, अंडा हो, हरी पत्तेदार सब्जियाँ हों, क्योंकि हमें रक्त बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता अधिक होगी। लौह तत्व की कमी होने पर रक्तहीनता होती है और कलेजी हो गया, अंडा हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियाँ हो गईं, इन सब से आपको आयरन अच्छी खासी मात्रा में प्राप्त होता है, लौह तत्व आपको अच्छी खासी मात्रा में प्राप्त होते हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि हम ऐसे ही लोहा खा डालें, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे एक ऑप्शन ऐसा रखना चाहिए था कि लोहे का चूर्ण खा लेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, रक्तहीनता में रोगी के चेहरे का रंग हो जाता है, कैसा? जब किसी व्यक्ति को एनीमिया हुआ होता है, तो उसके शरीर का रंग, चेहरे का रंग कैसा हो जाता है? अभी-अभी हमने चर्चा किया था कि उसकी आँखों की झिल्लियाँ पीली पड़ जाती हैं, नाखून दबाने पर भी पीला-सा दिखाई देता है, उसके शरीर का रंग भी पीला-सा दिखाई देता है। तो जब रक्तहीनता होती है तो उसके चेहरे का रंग कैसा? नींबू की तरह पीला होता है, काला होता है, लाल होता है या फिर नीला होता है? तो नींबू के समान पीला हो जाता है उसका चेहरा, उसका पूरा शरीर ही पीला पड़ जाता है, नाखून आप देखेंगे पीला हो जाएगा, आँखों की पुतलियों के पास आपको जो आँखों की झिल्लियाँ हैं पीली-पीली दिखाई देंगी। हम कैसे बोलते हैं कि लगता है तुमको पीलिया हुआ है? कैसे बोलते हैं? पीलिया हुआ है। तो बस इतना ध्यान रखेंगे कि जब एनीमिया होता है तो एनीमिया में आपको क्या देखने को मिलता है? आपको पीली त्वचा देखने को मिलती है। अच्छा, एक चीज़ और बताएँगे आप कि जो स्पून नेल होता है, स्पून नेल किस पोषक तत्व की कमी से होता है? ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 39। रक्तहीनता एक रोग है, कैसा? क्या ये क्रॉनिक रोग है? क्या ये साधारण रोग है? क्या ये एक विशिष्ट रोग है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम रक्तहीनता की बात करते हैं, तो रक्तहीनता एक साधारण सा रोग है और किसी को भी देखने को मिल जाता है। अक्सर जब हम अपने खान-पान पर ध्यान नहीं देते हैं, तो रक्तहीनता के शिकार हो जाते हैं और ये बहुत साधारण सी बात है, अक्सर आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, अगर हीमोग्लोबिन कम है, तो आपको इस पे थोड़ा-सा दवा-ववा खाना चाहिए, एक बार ब्लड-व्लड चढ़वाना चाहिए या जैसे फल वगैरह हो गए, पालक हो गया, इन सब का अधिक सेवन करना चाहिए, तो रक्त अपने आप बढ़ जाता है। ये मतलब बनाने का कार्य करते हैं आपके शरीर में, रक्त का निर्माण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, निरोग शरीर में या हम कहें स्वस्थ शरीर में प्रत्येक घन लीटर रक्त में कितना लाख लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति में या एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रत्येक घन लीटर में कितने लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं? 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 50 लाख। तो जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं, इनकी संख्या प्रत्येक घन लीटर में 50 लाख होती है। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन और अब आ गए आपके महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित प्रश्न आ गए, जिसको हमें देखना है, जिसकी संख्या है 5। अभी तक आपने कम से कम 30-35 ऐसे प्रमुख दिवस नोट डाउन कर लिए होंगे और हम जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, बस उन्हीं की चर्चा करते हैं। जैसे एक आपको बताना है, 40 नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? क्या आप 1 फरवरी को मनाते हैं, 3 फरवरी को मनाते हैं, 4 फरवरी को मनाते हैं या फिर 8 फरवरी को मनाते हैं? ये जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मैं आपको लिखवा रही हूँ या जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये सारे आपको याद होने चाहिए और कम्युनिटी पोस्ट पर यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन मुझे गलत नहीं आना चाहिए, मतलब 100% आपका सही आंसर होना चाहिए जो भी आंसर देगा। बहुत आराम से टच करना, ये मत बोलना कि टच हो गया, ठीक? बहुत आराम से टच करेंगे और एक देखेंगे नंबर क्या-क्या लिखा है, तब जाकर क्लिक करेंगे और जो भी अब मैं महत्वपूर्ण दिवस दूँगी, वही दिवस दूँगी जो हमने अभी हाल-फिलहाल में चर्चा किया है, ठीक?
और किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो जो हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी को। 4 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? तो 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। लेकिन इसी के साथ-साथ आप हमें ये बताएँगे कि हम 4 जनवरी को क्या मनाते हैं? अभी हमने हाल-फिलहाल में चर्चा किया था, 4 फरवरी को तो हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, लेकिन 4 जनवरी को आप क्या मनाते हैं? ज़रा एक बार ज़रूर बताइएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, विश्व सतत ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 जनवरी, 20 फरवरी या फिर 27 फरवरी? तो जो हम विश्व सतत ऊर्जा दिवस मनाते हैं, वो मनाते हैं 27 फरवरी को, ठीक? एक बार आप हमें ये बताना कि आप 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? 10 जनवरी को कौन-सा दिवस मनाया जाता है और एक महत्वपूर्ण दिवस है, बट हमने अभी चर्चा नहीं किया है। तो आप हमें बताएँगे कि 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, यहाँ से आप सबसे पहले तो ये बताएँगे कि प्रोटीन जो होते हैं वो किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट किस बंध से जुड़ा है? और साथ ही साथ प्रोटीन आपका किस बंध से जुड़ा है, एक बार ज़रूर आप बताएँगे। क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 28 जनवरी, 27 फरवरी या फिर 25 जनवरी? तो राष्ट्रीय आपका जो प्रोटीन दिवस मनाया जाता है वो हम मनाते हैं 27 फरवरी को। कब मनाते हैं? 27 फरवरी को मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? क्या 14 मार्च को मनाते हैं, 15 मार्च को मनाते हैं, 20 मार्च को मनाते हैं या फिर 23 मार्च को मनाया जाता है? पहली बात, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। आप हमें ये बताएँगे कि हम 15 मार्च को ऐसा कौन-सा महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं, जो कि आप बार-बार पढ़ते हैं, कहाँ पर? आप जब पढ़ते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन उपभोक्ता वाला टॉपिक, तो वहाँ पर हम इसका ज़िक्र कर लेते हैं कि हम 15 मार्च को क्या मनाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है, वो 23 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन आप ये बताइए कि हम 15 मार्च को कौन-सा महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं? बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है, विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 2 मार्च को, 2 अप्रैल को या फिर 2 जनवरी को? तो जो विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस मनाते हैं, वो हम मनाते हैं 2 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 2 अप्रैल को मनाते हैं। आज हमने जो महत्वपूर्ण दिवस किए, 5 किए, 5 में मैंने आपसे 4 क्वेश्चन पूछा। आप उम्मीद है कि चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट डेज़ हैं, आप इन्हें ज़रूर बताएँगे। अगर नहीं आ रहा है, तो जाएँगे गूगल बाबा की शरण में, वहाँ से आप हमें बताएँगे कि कौन-सा दिवस कब है और अगर आपने नोट डाउन किया होगा, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। आपने 45 में से कितना क्वेश्चन किया एक बार ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगी? ये भी आप कमेंट करना ना भूलिएगा। जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आई थिंक जब हम 45 क्वेश्चन करते हैं पर डे, तो 45 में से कुछ नहीं तो कम से कम आपसे 10 क्वेश्चन हर दिन पूछा जाता है। अगर हर व्यक्ति इस 10-10 क्वेश्चन को, मतलब 10 लोग भी 10-10 क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो भी 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब 100 कमेंट आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि 4 कमेंट, 6 कमेंट, 10 कमेंट कभी-कभी आ जाते हैं। तो अच्छा लगता है कि जब आप आंसर देते हैं और जिसके आंसर गलत होते हैं, तो मैं उसे सही करने की कोशिश करती हूँ और आपको बताती भी हूँ। तो अगर आप नहीं आ रहा है, तो भी आप कुछ भी टाइप करेंगे, तो वहाँ पर आपको राइट आंसर मिलेगा। 1 दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं, 4 दिन बाद तो आपको आंसर मिलेगा ही, क्योंकि हर दिन हमेशा कमेंट देखते रहना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो जब मैं 1-2 दिन में 1 दिन में, 2 दिन में ऐसे देखती हूँ कमेंट, तो रिप्लाई ज़रूर करती हूँ।
तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन आपको आता है उसको ज़रूर करा करिए, ठीक? चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। आप में से जो लोग भी नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ आप ज़रूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। और कल भी हमने आपको एक बात बताई थी क्या कि आज से आपकी जो क्विज़ है, यानी कि कल से ही जो आपकी क्विज़ है वो आपको 9 पीएम पर ना मिलकर शाम 5 पीएम पर ही मिल जाएँगी, ठीक? तो आप अभी तक जिन्होंने भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं। और अब से रोज़ 5 पीएम पर आपकी क्विज़ होगी, ना कि 9 पीएम पर, ठीक? 9 पीएम पर पता नहीं क्या थोड़ी-थोड़ी दिक्कत आ जाती है, आपकी क्विज़ जो है वो सेंड ही नहीं हो पाती है। हालाँकि ये कुछ दिन की ही प्रॉब्लम है, तो ठीक हो जाएगा, बट हम क्विज़ को जो है वो 5 पीएम पर ही करेंगे, तो जब भी आपको टाइम मिले, तभी आप जाकर क्विज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई वगैरह करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।